इस विश्वविद्यालय से जो भी छात्र नेता बन के निकलता है वो कहीं ना कहीं बड़ी संसद में पहुंचता है, विधानसभा में पहुंचता है, या फिर बड़ा नेता बनता है। चाहे आपके यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें या फिर बात करें मुख्यमंत्री गहलोत की, वो भी यहीं से निकले हैं। यहाँ कोई जहाँ मुद्दों से चुनाव चालू होता है, शुरुआत होती है, जाते जाते वो जातिगत मुद्दा ले बैठता है चुनाव। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप शिक्षा के मंदिर में शिक्षित हो रहे हो और यहाँ पढ़ रहे हो और छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हो और उनकी मदद कर रहे हो, तो आपको कोई जाति देखनी चाहिए, कोई धर्म नहीं देखना चाहिए। जो मुझे राजनीति करनी है, मैं सोचता हूँ अगर आपको जनता के बीच में जाना है तो आपको जनता जैसा दिखना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको वहाँ पर राजनीति करनी पड़ेगी, तो ही आप जनता के दुख दर्द समझ पाओगे। और इसके लिए मैंने ही ये छात्र संघर्ष की राह चुनी थी कि मैं छात्रों के लिए जो कर सकता हूँ, तो अगर वहाँ से मुझे प्रेम मिलता है और वो भावना मिलती है कि भाई ये ठीक है, आदमी अच्छा है और ये आगे बढ़ सकता है, तो मुझे उसका रिजल्ट निष्पक्ष यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे पहले भी कई छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहे थे जब वो अध्यक्ष बने थे, या फिर अरविंद सिंह भाटी की बात करें, उन्होंने भी बहुत मुद्दे बताए थे, छात्रों की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर चार दीवारी का मामला हो, या फिर यहाँ पे जो ई रिक्शा की बात हो, उन सब के बारे में काफ़ी मुद्दे रहे हैं। क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए? कुछ मामलों में छात्र ही आरोप लगाते हैं कि टीचर कक्षाओं में नहीं आ रहे, और कुछ मामलों में टीचर ये कहते हैं कि छात्र आते नहीं तक पढ़ाए किसको। पर मैं ये मानता हूँ कि एक छात्र और शिक्षक का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा और सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, तभी वो व्यवस्था बन पाएगी जिसको अपन ढूंढ रहे हैं। कैंपस में जो घटना है उसको लेकर क्या कहना है? हालांकि आप भी पहुंचे थे वहाँ। हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी रही है और पुलिस प्रशासन की ओर से भी रही है, तभी ये घटना हुई है। जबसे मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, जो कि पिछले वर्ष से मैं 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा अनुमान था, जो मेरा एनालिसिस था कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं जब विशेषकर जब एडमिशन की प्रक्रिया चालू होती है तब छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उस समस्या के दौरान जैसे ई मित्र की सुविधा है, या फिर कैंपस जैसे बड़ा हो तो ई रिक्शा से आवाजाही की सुविधा है, या फिर जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से लेकर तो रोड लाइट की सुविधा है, तो ये मुझे एक मूलभूत लगी थी कि भाई ये होना चाहिए। तो भाई जैसे कैसे प्रयास करके मैंने विश्वविद्यालय से और मेरी जो निजी कोर्स से है जिससे मैंने ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद की थी। और मैं मानता हूँ कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्तिगत किसी को प्रतिद्वंदी को तकलीफ हो रही है इस चीज़ पे कहने पे, तो वो डायरेक्ट ये बात कह सकता है कि भाई कि हमें आप पसंद नहीं हो, या फिर हमारी आपकी जो विचारधारा हमें पसंद नहीं है। जो घटनाएं होती है वो कभी प्रायोजित नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे होती है कि भाई कभी भी घटित हो सकती है। अगर आप उन घटनाओं के घटित होने के बाद में अगर समय पर एक्शन नहीं लेते हो तो आप उस चीज़ के जवाबदार होते हो। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इसी का एक पार्ट है हमारा कैंपस पॉलिटिक्स। कैंपस पॉलिटिक्स के अंदर हम उन छात्र नेताओं से सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं जो छात्र राजनीति करते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं जोधपुर में। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि लगातार चर्चाओं में रहता है चुनावों के अंदर, और यहाँ पे हर छात्र नेता यहाँ से निकलता है और बड़ी बड़ी पंचायतों में पहुँचता है, संसद हो या विधानसभा हो। यहाँ से कई कई नेता निकले हैं, अशोक गहलोत हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत। आज हमारे साथ हैं दीपक जाखड़। दीपक जाखड़ बद्रीराम जी जाखड़ के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके पोते हैं। इनसे जानते हैं कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जो लगातार बड़े बड़े राजघराने से कह सकते हैं या फिर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और दीपक से कैंपस के अंदर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैंपस के अंदर क्या मुद्दे हैं। पिछली बार अरविंद सिंह भाटी ने जो मुद्दे गिनाए थे, क्या वो मुद्दे पूरे करवाए या नहीं करवाए। उससे पहले रविंद्र भाटी ने भी कई मुद्दों पे चर्चा की थी, क्या वो मुद्दे पूरे हुए या नहीं। उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं। नमस्कार दीपक, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा कि आप एक बड़े ओहदे पे आपके दादाजी रहे हैं, वहां से आपकी राजनीतिक शुरुआत कह सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। बेशक हम लोग
जोधपुर रीजन से आते हैं। मेरे दादाजी का नाम है बलीराम जाखड़, जो कि पाली से पूर्व सांसद रह चुके हैं। एक लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है और अभी भी वो राजनीति में बहुत सक्रिय है, एक्टिव है। और मैं उनकी बात करूं तो वो 1992 से पॉलिटिक्स में एक्टिव है और कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों ने, हमारे परिवार ने बहुत लंबी राजनीति देखी है और हमने उनसे सीखी भी है, जो हमारे दादाजी है उनसे। तो कहीं ना कहीं जब सेवा भाव मन में जागता है कि भाई जनता की सेवा करनी चाहिए, तो उस दौर में जब हम देखते हैं अपने दादाजी को, अपने घर में दूसरे परिवार के मेंबर है उनको, तो हमें भी यही लगता है कि जब आप अगर इस ओहदे पे बैठे हो, इस पद पे बैठे हो और जनता की सेवा कर सकते हो, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। दीपक, जैसे आप जनरली आपकी बात करें तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है अभी तक, या अभी कैंपस में हो तो आप क्या कौन सी डिग्री कर रहे हो? मेरी एजुकेशन, जो प्राइमरी मेरी एजुकेशन हुई थी वो मेरे होम टाउन यहाँ जोधपुर में हुई थी। मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है, मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है। फिर मैं कुछ समय के लिए बाहर विदेश भी रह के आया हूँ हायर एजुकेशन के लिए। और अभी जो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले रखा है वो मेरा जेंडर स्टडीज़ के अंदर है। उसके बारे में ज़्यादा विस्तार में रिसर्च करना चाहता था, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे जेंडर स्टडीज़ में एडमिशन ले रखा है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, आप छात्र संघ की दावेदारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन यहाँ पे कैंपस के अंदर बहुत से मुद्दे होते हैं, क्या क्या मुद्दे होंगे? विश्वविद्यालय में हम अगर बात करें जोधपुर की, तो मैं ये नहीं कहता कि ये इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे मुद्दे बहुत होंगे। सरकारी विश्वविद्यालय चाहे राजस्थान में आप कहीं भी उठा के देख लो, हज़ारों मुद्दे होंगे। अगर मैं यहाँ जयनारायण निवास विश्वविद्यालय की बात करूँ तो एक जो लंबे समय से यहाँ पे एक मांग उठी आ रही है, या फिर हम जब छात्रों के बीच में पहुँचते हैं और एक वो छात्रों की तरफ से जो डिमांड आती है वो आती है कि भाई कैंपस का आधुनिकीकरण, कि एक हम लोगों को मॉडर्न कैंपस चाहिए, सुविधाजनक कैंपस चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए जहाँ पे अच्छी तरीके से हम शिक्षा ले सके और अच्छी तरीके से हम उस शिक्षा की प्राप्ति के बाद में एक इस लेवल पे जा सके जहाँ हम लोगों को कह सके कि हमारी शिक्षा इस विश्वविद्यालय से हुई है और यहाँ पे ये सुविधा है, तो आप भी यहाँ पे पढ़ के अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने मुद्दों की बात की, लेकिन यहाँ पे पहले भी कई छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें, जो कि काफी चर्चाओं में रहे थे जब वो अध्यक्ष बने थे, या फिर अरविंद सिंह भाटी की बात करें, उन्होंने भी बहुत मुद्दे बताए थे, छात्रों की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर चार दीवारी का मामला हो, या फिर यहाँ पे जो ई रिक्शा की बात हो, उन सब के बारे में काफी मुद्दे रहे हैं। क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए? विशेषकर अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो मेरे से भी जो पूर्व भांति जितने भी छात्र नेता यहाँ विश्वविद्यालय में रहे थे, या जो भी छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पे थे या बने, या फिर जो भी निवर्तमान हमारे छात्र संघ अध्यक्ष है, मैं उन सब की सराहना करता हूँ। छात्र संघ अध्यक्ष वही बन पाता है जो जनता की या छात्रों की सेवा में लगा होता है। उन्होंने अपने पूर्ण विश्वास से, मुझे पता है कि मेहनत की थी मुद्दों को सुलझाने के लिए। कई ऐसे मुद्दे विश्वविद्यालय में होते हैं जो आज भी पड़े हैं और सुलझ नहीं पाते हैं, पर कई मुद्दों पे उन्होंने छात्रों का साथ दिया और उन मुद्दों को भुना के उनको सुलझाया भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि अनेकों मुद्दों में अगर कुछ मुद्दे अगर सुलझ गए हैं तो वो भी एक तरीके से उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने छात्र संघर्ष किया है और छात्रों के हितों के लिए सेवा की भाव से काम किया है। अच्छा दीपक, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपने अभी तक छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही आपने कुछ सोल्व करवा दिए हैं, जैसे रोड लाइट की बात हो, या फिर ई रिक्शा की बात हो, या फिर छात्रों के जो ई मित्र की सुविधा हो उनके लिए, वो मुद्दे आपने पहले ही करवा दिए हैं। लेकिन वहीं पर कुछ छात्र नेता आपके अपोजिशन के हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो चुनावी ढकोसले हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विभिन्नता छात्र संघ चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में होता है, दो पार्टियों के बीच में होता है, दो गुटों के बीच में होता है। अब हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो तो यही बात करेंगे कि ये एक चुनावी स्टंट है, या फिर पहले कर दिया, या दिखाओ चुनाव से पहले कहाँ गए या बाद में क्यों नहीं किया। जहाँ तक मुझे लगता है, जब से मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ, जो कि पिछले वर्ष से मैं 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा अनुमान था, जो मेरा एनालिसिस था कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं जब विशेषकर जब एडमिशन की प्रक्रिया चालू होती है तब छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। उस समस्या के दौरान जैसे ई मित्र की सुविधा है, या फिर कैंपस जैसे बड़ा हो तो ई रिक्शा से आवाजाही की सुविधा है, या फिर जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो रोड लाइट की सुविधा है।
तो ये मुझे एक मूलभूत लगी थी कि भाई ये होना चाहिए। तो भाई जैसे कैसे प्रयास करके मैंने विश्वविद्यालय से और मेरी जो निजी कोर्स से है उसे मैंने ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद की थी। और मैं मानता हूँ कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्तिगत किसी को प्रतिद्वंदी को तकलीफ हो रही है इस चीज़ पे कहने पे, तो वो डायरेक्ट ये बात कह सकता है कि भाई कि हमें आप पसंद नहीं हो, या फिर हमारी आपकी जो विचारधारा हमें पसंद नहीं है। बट अगर हम कोई स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट की हेल्प में ऐसी कोई बाधा आनी नहीं चाहिए, ना आपको विशेषकर ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन यहीं पर केएन कॉलेज की बात करें तो केएन कॉलेज में छात्रों की जो सुरक्षा है उसको लेकर बड़े सवाल उठते रहते हैं कि बाहर से छात्र आते हैं, बिना आइडेंटिटी के आते हैं और अंदर चले जाते हैं, कई बार छेड़छाड़ भी हो जाती होगी। ऐसे पिछली बार मैंने ये केस भी देखा था, क्योंकि पिछली बार मैं यहाँ पे आया था चुनाव की कवरेज करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने ये केस देखा था। अभी का मुझे नहीं पता कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाए तो, और या फिर वो ओल्ड कैंपस की बात करें जहाँ पे जो गैंगरेप का मामला भी हुआ था, तो इन सुरक्षाओं को लेकर आपकी क्या राय है, या फिर आपके क्या प्रयास रहेंगे कि मैं इन सब के आगे कभी ऐसा कुछ ना हो? मैं ये मानता हूँ कि जो घटनाएं होती है वो कभी प्रायोजित नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे होती है कि भाई कभी भी घटित हो सकती है। अगर आप उन घटनाओं के घटित होने के बाद में अगर समय पर एक्शन नहीं लेते हो तो आप उस चीज़ के जवाबदार होते हो। रही बात, मैं अगर केएन कॉलेज की बात करूं तो जैसे कि अभिषेक जी आपने कैंपस हमारा देखा भी है बाहर, कि मैं मानता हूं कि हमारे जो तीनों कैंपस है, ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस और केएन कॉलेज, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से जो सबसे अच्छा कैंपस है वो केएन कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे नियमित छात्राओं के अलावा किसी और को अंदर एंट्री नहीं है। अब बात करते हैं हम बाहर रोड की, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि आए दिन ऐसी कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है जहाँ छेड़छाड़ का मामला हो जाता है, ये हो जाता है। बट इसमें हम लोगों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 बार पुलिस प्रशासन को बोला है कि आप इस चीज़ को नज़र रखिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाइए और यहाँ पे आप पुलिस पीसीआर वैन की गश्ती बढ़ाइए। तो मैं ये मानता हूँ कि आज से जो 10 साल पहले या 5 साल पहले जो जितनी छेड़छाड़ की घटना है या फिर लड़कियों को लेके जो घटना यहाँ पे होती थी, वो आज के ज़माने में इतनी नहीं होती है। जिस दिन से प्रशासन मुस्तैद है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है दुनिया में, तो मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में केएन कॉलेज के बारे में ऐसी कोई घटनाएं होती दिख रही है। और एक दो अगर घटना ऐसी हो रही है तो मैं विशेषकर लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई आपकी जो ओछी मानसिकता है उनसे दूर हटिए, और यहाँ एक शिक्षा का मंदिर है तो शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की बात होनी चाहिए, ना कि ऊंच नीचा छेड़छाड़। लेकिन ओल्ड कैंपस में जो घटना है उसको लेकर क्या कहना है फिर? हालांकि आप भी पहुंचे थे वहाँ पे? हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी रही है और पुलिस प्रशासन की ओर से भी रही है, तभी ये घटना हुई है। ये घटनाएं हमें याद करती है कि शिक्षा के मंदिर में, विश्वविद्यालय के इतिहास में ये जो पहली घटना हम देख रहे हैं कि इस तरीके से इस घटना ने हमें आहत किया है कि हम मान सकते हैं कि कहीं ना कुछ कमी थी, तो ये चीज़ें हुई है, ये कारण हुए हैं। क्या इससे आप ये भी मानते हैं कि वो 4 दीवारी अगर बनी हुई होती तो ये घटना नहीं होती? बेशक हम मानते हैं कि अगर वो 4 दीवारी और विश्वविद्यालय का प्रॉपर मरम्मत और फैसिलिटीज अगर विश्वविद्यालय में होती तो ये घटनाएं होने से बचा जा सकता था और विश्वविद्यालय के इतिहास पर ये दब्बा नहीं लगता। अच्छा, विश्वविद्यालय की आप धब्बे की बात करें तो धब्बा तो इस चीज़ को लेकर भी लग रहा है कि प्रॉपर क्लासेज नहीं लगती है। अगर छात्र पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो देश का भविष्य कैसे बनेंगे? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि टीचर प्रॉपर क्लासेज नहीं लगाते हैं, वहीं पर टीचर ये लगाते हैं आरोप कि स्टूडेंट नहीं आते हैं। तो दीपक का क्या प्रयास रहेगा कि टीचर भी आए, स्टूडेंट भी आए? विशेषकर अभिषेक जी आप सही बता रहे हैं कि कुछ मामलों में छात्र ये आरोप लगाते हैं कि टीचर कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, और कुछ मामलों में टीचर ये कहते हैं कि छात्र आते नहीं तो पढ़ाए किसको। पर मैं ये मानता हूँ कि एक छात्र और शिक्षक का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा और सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, तभी वो व्यवस्था बन पाएगी जिसको अपन ढूंढ रहे हैं। अगर मैं बात करूं नई शिक्षा नीति की, सरकार भी कई बदलाव लेके आई है। अब जो अपन नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। अब स्टूडेंट्स को यहाँ क्लास में आना भी पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स भी देने पड़ेंगे, सेशनल्स भी देने पड़ेंगे और सेमेस्टर एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि कैंपस सुचारू रूप से चल सके, जिससे छात्र भी ये शिकायत नहीं करे और टीचर भी ये शिकायत नहीं करे कि हम एक दूसरे के समय देते हैं पर छात्र नहीं आते या टीचर नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले रविंद्र भाटी अध्यक्ष रहे, हाँ, निर्दलीय, फिर अरविंद सिंह भाटी एसएफआई से समर्थन से जीते, लेकिन जो इन सब के बीच में आते हैं जातिवाद मुद्दों से शुरुआत होती है,
फिर अंततः जब चुनाव नजदीक आते हैं, 1 या 2 दिन बचते हैं, तब तक जातिवाद पे आ जाता है। जातिवाद भी इस स्तर तक आता है कि सब आपस में गाली भी निकालते हैं, लड़ाइयाँ भी होती है और जाट वर्सेस राजपूत की स्थिति पैदा हो जाती है। धरातल पे चुनाव के बाद में कितनी रहती है वो यहाँ के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन चुनाव के अंदर ये देखने को मिलती है। तो दीपक इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि जो अरविंद सिंह भाटी का चुनाव था उसमें भी यही स्थिति पैदा हुई, रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव था उसमें भी यही स्थिति पैदा हुई, तो आपका जो चुनाव है आने वाला, उसमें आप इसे कैसे देखते हैं? बेशक अभिषेक जी, मैं मानता हूँ कि जिस संदर्भ में आपने बात कही है वो बिल्कुल मैं भी कह सकता हूँ कि सत्य है। कहीं ना कहीं जहाँ मुद्दों से चुनाव चालू होता है, शुरुआत होती है, जाते जाते वो एक जातिगत मुद्दा ले बैठता है चुनाव। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप शिक्षा के मंदिर में शिक्षित हो रहे हो और यहाँ पढ़ रहे हो और छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हो और उनकी मदद कर रहे हो, तो आपको कोई जाति देखनी चाहिए, कोई धर्म नहीं देखना चाहिए। ये विश्वविद्यालय की 4 दीवारें हैं जो आपको ये सिखाती है कि आपको जातिवाद से ऊपर उठना है, धर्मवाद से ऊपर उठना है या ऊंच नीच से ऊपर उठना है। तो यहाँ पे हम सब एक समान छात्र हैं, हम सब एक समाज है, हम सबका एक धर्म है, वो है शिक्षा के प्रति समर्पित होना। तो मैं ये मानता हूँ कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और उनको साक्षी मान के मैं सभी आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा जो कि छात्र है कि भाई जब विश्वविद्यालय में आप हो, जो कि छात्र संघर्ष की प्रथम सीढ़ी है और आपकी शिक्षा की पहली सीढ़ी है, तो आपको वहाँ पे जातिवाद या धर्म नहीं देखना चाहिए, आपको मिलजुल के रहना चाहिए। आप पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, आपकी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आपके दादाजी सांसद रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, पाली से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वितरण की जो प्रणाली है, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पैसे से हैं, तो कहीं ना कहीं क्या बाहुधनबल बाहुबल प्रभावी रहेगा? लोगों का कहना है ये। नहीं, बेशक हम या एनएसयूआई सही तरीके से टिकट का वितरण करेगी? बेशक मैं ये मानता हूँ कि हम सब एक विचारधारा से नहीं चलते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है। जिस संदर्भ में आपने बात कही है कि भाई बेशक मैं एक मेरी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है और मैं चाहता हूँ तो मतलब उस लेवल पर भी राजनीति कर सकता हूँ। बट जो मुझे राजनीति करनी है, मैं सोचता हूँ अगर आपको जनता के बीच में जाना है तो आपको जनता जैसा दिखना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको वहाँ पे राजनीति करनी पड़ेगी, तो ही आप जनता के दुख दर्द समझ पाओगे। और इसके लिए मैंने ही ये छात्र संघर्ष की राह चुनी थी कि मैं छात्रों के लिए जो कर सकता हूँ, तो अगर वहाँ से मुझे प्रेम मिलता है और वो भावना मिलती है कि भाई ये ठीक है, आदमी अच्छा है और ये आगे बढ़ सकता है, तो मुझे उसका रिजल्ट निष्पक्ष यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मुझे यहाँ ही मेरा रिजल्ट नहीं मिला तो मैं समझ जाऊँगा कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी है जो मुझे सुधारनी होगी। आपके अलावा भी और छात्र नेता मैदान में हैं, हाँ। अगर आपको टिकट मिल जाती है तो कैसे संगठित कर पाओगे आप? अगर मैं छात्र नेताओं की बात करूं तो ये हमारा परिवार है विश्वविद्यालय, यहाँ पे सब तैयारी करते हैं, सबका मन होता है और छात्र संघर्ष और छात्रों की मदद करने के मुद्दे से ही यहाँ पे सब लोग चुनाव लड़ने आते हैं। मैं उन भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपनी बढ़िया तैयारी कीजिए। टिकट किसी एक आदमी के हाथ में होता है और मेरा संगठन, मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे ये विश्वास है कि जो मेरा संगठन है और जो मेरे संगठन से जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, हम एक परिवार हैं और एक परिवार जब हम आज तक एक ही रहे हैं और जिसको टिकट मिलेगा उसका वो सब या मैं साथ देंगे जो चुनाव लड़ेगा हमारे प्रत्याशी या हमारे संगठन से। जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय से जो भी छात्र नेता बन के निकलता है वो कहीं ना कहीं बड़ी संसद में पहुंचता है, विधानसभा में पहुंचता है या फिर बड़ा नेता बनता है। चाहे आपके यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें या फिर बात करें मुख्यमंत्री गहलोत की, वो भी यहीं से निकले हैं। तो दीपक चौधरी आने वाले भविष्य में कैसे देखते हैं इसे, या क्या उम्मीद कर सकते हैं यहाँ के लोग? भविष्य तो बात है कि ना कल किसने देखा वो वाली बात है, ना मैंने देखा ना आपने तो भी इच्छा तो होगी चुनाव लड़ने की कि मैं भी एक दिन विधानसभा संसद में बैठूं। मैं मानता हूँ परिश्रम, जिस तरीके से आपके दादाजी का बड़ा नाम रहा है, मैं ये मानता हूँ परिश्रम और मेहनत करते रहिए। अगर जनता ने स्वीकारा तो आपको ऊंचाई पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर जनता ने अस्वीकार दिया तो फिर आप अपना जो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि या एक सोशल लाइफ तो है ही है कि आप लोगों से मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जोधपुर के जो जय नारायण विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? विशेषकर अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आज आमंत्रित किया और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे छात्र हैं उनसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं
सभी छात्रों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सब छात्र हो और छात्र का फ़र्ज़ होता है कि दूसरे छात्र की मदद करना। अगर आप विश्वविद्यालय में हो, आपने इतना ज्ञान ले लिया है, पढ़ाई कर ली है कि आप किसी दूसरे की मदद कर सको, जो आपसे जूनियर आ रहा है तो आप उनकी मदद कीजिए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर में मदद और सहयोगी सब कुछ होता है जो हमें जोड़ के रखेगा। और आगे जब हम भविष्य में कोई पद पे या ओहदे पे पहुंच जाएंगे तो कम से कम हम ये तो कह पाएंगे कि भाई ठीक है, हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की तो आज हमने ये दिन देखे हम यहाँ पे है और इस पद पे है। क्योंकि शिक्षा भारतवर्ष में मुझे लगता है बहुत सीमित लोगों को मिलती है, और जब मैं सीमित लोगों की बात करूँ तो एक उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल बन जाता है कि बहुत से ग्रामीण परिवेश के बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप चाहे देश के कोई भी कोने में हो, कहीं भी हो, राज्य के कोई भी कोने में हो, अगर कोई शिक्षित होना चाहता है तो उसकी मदद कीजिए और उसका साथ दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक जाखड़, जो कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से छात्र नेता हैं, और ये पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस बार इन्हें उम्मीद है कि एनएसयूआई इन पे विश्वास जताएगी। और अगर आपके जहन में भी दीपक से कोई सवाल करना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दीपक के साथ अगले, जब तक चुनाव की घोषणा होती है और फिर चुनाव का एक रंग मच जाता है, तब दीपक से फिर मिलेंगे। और आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई और छात्र नेता से आपको सवाल करने हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। आरजे टीवी24 की चुनावी यात्रा के अंदर कैंपस पॉलिटिक्स की एक सीरीज जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।